सभी को नमस्ते। मेरा नाम है मनी जोशी और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नेम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक का वेरी फर्स्ट चैप्टर है और इसको लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम हर बार हर वीडियो में आपको ये बताते हैं कि नरेटर यहाँ से था, इसने इसलिए लिखा इस पोएम को या इस चैप्टर को। हम ऐसा क्यों करते हैं? जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि नरेटर के बारे में भी आपको समझ में आए कि उसने इस चैप्टर को क्या सोचकर लिखा, उसके मन में उस समय क्या फीलिंग्स थी और जो ये चैप्टर लिखा है उसके पीछे की वजह क्या है। तो जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आगे मैं नहीं मानता कि चैप्टर को अच्छे से एक इंसान समझ पाएगा। तो इसीलिए इसको लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। और ये कौन थे? एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे। इन्होंने अपने समय पे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग्स भी करी हैं, इनको शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा गया है। द लास्ट लेसन इज़ द सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे फ्रैंको प्रूशियन वॉर की। अब देखिए, यहाँ पे दो कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, यानी कि ये दो कंट्रीज़ के पुराने नाम हैं। पहली जैसे कि मैंने पढ़ा फ्रैंको, तो ये आज का फ्रांस है। और मैंने दूसरा नाम पढ़ा था प्रूशियन, और प्रूशिया यानी कि आज का जर्मनी। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो गई थी। ये उस समय का चैप्टर है जो कि लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने। ये वॉर हुई थी 1871 में। तो डेट या ईयर याद रखना अगेन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ब्रीफ देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें अब एक समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्यों लिखा गया। और उस लड़ाई के अंदर जब फ्रांस और जर्मनी का वर्सेस हुआ, यानी कि जब लड़ाई हुई, उसमें फ्रांस बहुत बुरे तरीके से हार गया था। और यहाँ पे लिखा भी है फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशियन लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन थे जी? बिस्मार्क जर्मनी के, यानी कि जर्मनी के साइड के, जिनके नेतृत्व में, यानी कि बड़ा टिपिकल हिंदी हो गया, नेतृत्व से मतलब है यानी कि जिनकी डायरेक्शन में ये लड़ाई लड़ी गई थी, कि जर्मनी के एक मेजर थे, यानी कि इनके हाथ में कमान थी पूरी। ये चांसलर भी रह चुके हैं जर्मनी के। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लड़ाई करवाई थी फ्रांस के ऊपर, यानी कि फ्रांस पर हमला करवा दिया था, और जिसमें फ्रांस बहुत बुरे तरीके से हार गया था। उस समय प्रूशियन देन प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जर्मनी का एम्पायर बहुत बड़ा था और जर्मनी को पुराने नाम से जाना जाता था, यानी कि ये प्रूशिया, पोलैंड, जर्मनी और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग अलग है। तो ऑस्ट्रिया, ये सारी एरिया जो था वो किसके अंडर आता था? प्रूशिया, यानी कि प्रूशियन आर्मी के अंडर आता था। तो उस समय बेचारे फ्रांस पर हमला हुआ और ये चैप्टर लिख दिया गया। अब ये चैप्टर क्यों लिखा गया? बेसिक रीज़न, हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है बेसिक रीज़न। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री जीतेगी, यानी कि प्रूशिया उस वॉर में जीता था, तो फ्रांस जो था वो उसके कब्जे में आ गया। और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स आई, जिसका नाम, एक का नाम है अल्सेक और दूसरी का नाम है लॉरेन। और इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स की कहानी जो है वो द लास्ट लेसन के अंदर बयां की गई है अल्फोंसे डाउडेट ने। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट पैरा की शुरुआत करते हैं और इस पैरा के अंदर हम दो मेन लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो इस चैप्टर के आखिरी तक चलेंगे और इस चैप्टर के हीरो भी हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है फ्रांस, जो कि एक स्कूल गोइंग टीन एजर बॉय है। दूसरे कैरेक्टर का नाम है एम हैमिल, जो कि स्कूल में पढ़ाने वाले एक अध्यापक हैं, एक टीचर हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं फ्रांस और विलेज के अन्य बच्चों को, दूसरे बच्चों को भी। यहाँ पर इस पैरा से ही फ्रांस हमें अपनी स्टोरी सुनाएगा कि किस तरीके से वो दिन उसके लिए लास्ट लेसन साबित हुआ, और जैसे कि चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would caution us on participles. कहता है
कि ये उस दिन की बात है जब मैं स्कूल के लिए काफ़ी लेट हो चुका था और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। ग्रेट ड्रीड, यहाँ पे आपने ड्रीड वर्ड देखा। ड्रीड का मतलब होता है डरना, यानी कि किसी चीज़ का डर होना। ड्रीड ऑफ आ स्कोल्डिंग, यानी कि उसको डर था डांट का। स्कोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं डांट। तो आप इस इमेज को देख सकते हैं कि ये बच्चा फ्रांस है, इसको डर है कि एम हैमिल यानी कि जो उसके टीचर हैं वो उसे डांट लगाएंगे क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। और एक रीज़न और भी था, स्पेशली डर किस बात का था, एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और आज एक छोटा सा टेस्ट होने वाला था क्लास में जिसमें एम हैमिल खुद उनसे सवाल पूछने वाले थे पार्टिसिपल से रिलेटेड। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे लिखा है पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट टेंस, इन्फिनिटिव। तो ये होते क्या है, आप ज़रा नाम से ही देख रहे होंगे इस इमेज को, थिंक, थॉट। तो ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ये हर लैंग्वेज में होता है, ये इंग्लिश ग्रामर में भी होता है, तो फ्रेंच ग्रामर में भी ये पार्टिसिपल एक टॉपिक होता है जिसके अंदर वही अगेन जो आपने देखा होगा, खाना खाया है, खाना खाऊंगा, और वो सारी चीज़ें, यानी कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इनको बोलते हैं पार्टिसिपल्स। इसका टेस्ट था एम हैमिल ने जो कि वो लेने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, बट हमारे जो फ्रेंड्स हैं उसको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एक शब्द नहीं आता था हमारे भाई को। अब भैया करेगा ये, आगे वो बोलता है फॉर अ मोमेंट, कह रहा है एक पल के लिए मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ अ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कह रहा है मैंने ये सोचा यार छोड़ टेस्ट वेस्ट को, गोली मारो, भागते हैं, रनिंग अवे, निकलते हैं इस सिचुएशन से बाहर, और सारा दिन ना बाहर बिताता हूँ, ना ही स्कूल जाता हूँ ना ही घर, तो रास्ता क्या बचा, बंक का रास्ता तो मैं बंक मार लेता हूँ। इट वॉज सो ब्राइट, इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। कहता है यहाँ पर वो जो दिन था, यानी कि जो सवेरे का दिन था, वो काफ़ी ज़्यादा वार्म, काफ़ी गर्म था और धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई थी, सो ब्राइट। द बर्ड्स वो चर्पिंग, बर्ड्स जो थी वो चहचहा रही थी। इस इमेज को देखिए, बर्ड्स वो चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यहाँ पे वुड्स बोला गया है ट्रीज को। तो आप इस इमेज को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स इस तरीके से चहचहा रही थी वुड्स पर, यानी कि ट्रीज पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमील, आई सॉमील, द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कहता है बट जैसे ही मेरी दूसरी नज़र पड़ी तो मैंने क्या देखा, एंड इन द ओपन फील्ड, एक खुले से मैदान में, ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होता है, सॉमिल होता है जहाँ पर लकड़ी कटती है, यानी कि जब खेतों से या जंगलों से लकड़ी को इकट्ठा कर दिया जाता है और जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो उसको काट कर फर्नीचर के लिए इस्तेमाल शहरों में बेचा जाता है, उन फैक्ट्रीज़ को बोलते हैं सॉमिल। वो बहुत बड़े बड़े ओपन फील्ड्स में सिचुएटेड होती हैं, लगाई जाती हैं। द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये लाइन को ज़रा ध्यान से देखिए। फ्रांस में, यानी कि फ्रांस की धरती पे प्रूशियन सोल्जर्स का क्या काम है, प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात है कि अब आप खुद सोचिए, फ्रांस जैसे देश में दूसरे देश के सैनिक क्या कर रहे हैं, वो भी ड्रिलिंग होती है, एक तरीके की मार्च पास होती है, ये वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देम द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहा है इन फौजियों को, इस आर्मी को, इन सोल्जर्स को देखने के लिए मेरा मन इतना ज़्यादा ललचा रहा था, इतना ज़्यादा टेम्पटिंग हो रहा था। टेम्पटिंग का मतलब होता है जब आपका मन बहुत ज़्यादा ललचाता है किसी चीज़ को लेकर। तो रूल ऑफ पार्टिसिपल्स तो मैं भूल ही गया था, यानी कि रूल ऑफ पार्टिसिपल्स का डर मेरे को धीरे धीरे खत्म होने लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, बट नहीं, फिर भी मैंने क्या करा, मैंने उन सब ख्यालों को छोड़ा और फटाफट मैं भागने लगा, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल की ओर निकल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पर जब मैं टाउन हॉल पर पहुँचा, टाउन हॉल उनके विलेज का एक बीच का चौराहा था, यानी कि जहाँ पर मेन न्यूज़ वगैरह आया करती थी, जहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। हमारे क्लासरूम्स में भी बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं,
एक ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे टीचर लिखती है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होता है, और उसी के ठीक पैरेलल साइड क्लास के जो लास्ट वाली जो वॉल होती है वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगा होता है जो कि डेकोरेटिव मटेरियल से सजा होता है। तो वही सेम बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में था। ऑल्दो ये चैप्टर काफ़ी पुराना है तो आप लगा सकते हैं कि खबर, पहले के समय पे इतने न्यूज़पेपर वगैरह नहीं होते थे, तो जो भी खबर आती थी वो टाउन हॉल में आती थी, और वहाँ के बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ था, यानी कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा है जितनी भी पिछले 2 सालों से ये रिकॉर्ड था कि टाउन हॉल पे जब भी भीड़ इकट्ठी हो और बुलेटिन बोर्ड पे कोई खबर आई तो वो बैड न्यूज़ ही होती थी, सारी बुरी खबरें वहीं आती थी। कम फ्रॉम देयर द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। कहता है चाहे युद्ध में हारने की खबर हो, ड्राफ्ट हो यानी कि कोई नया रूल या नया कोई ऑर्डर निकल गया हो, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर जो उस एरिया का कमांडिंग ऑफिसर है, उस एरिया का हेड है, उसने कोई खबर निकाल दी हो, तो जितनी भी बुरी खबरें आती थी वो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर ही आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। कह रहा है ये चीज़ें मैं सोचते सोचता, पर मैंने खुद को रोका नहीं, मैं निकल गया, मैंने अपने आप को खुद को रुकने नहीं दिया। विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ। तेजी से भागते हुए मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, वट कैन बी द मैटर नाउ। भाई अब क्या पंगा हो गया, अब क्या मुसीबत आ गई, क्योंकि पिछले 2 सालों से यही खबरें आ रही थी, नेगेटिव खबरें आ रही थी, तो अब क्या दिक्कत है, वट कैन बी द मैटर नाउ। तो इस पैरा को हम यही एंड करते हैं। चलिए आइए चलते हैं सेकंड पैरा की ओर कि अब मैटर था क्या। आगे देखिए वो कहता है देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। यानी कि यहाँ पर जो फ्रांस है वो हमें कह रहा है कि यार जितनी जल्दी मैं भाग सकता था मैं भाग रहा था और मैं तेजी से निकल रहा था, बट दिमाग में एक ही सवाल था, यार अब क्या पंगा हो गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज एप्रेंटाइज। देखिए ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, लोहार को इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। वॉचर हु वॉज देयर विद हिज एप्रेंटाइज, वॉचर का मतलब होता है नॉर्मली जो देखने जो चलते फिरते लोग होते हैं वो भीड़ जमा कर लेते हैं, उनको बोलते हैं वॉचर्स, यानी कि सिर्फ जो चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं उन्हें वॉचर कहते हैं। यानी कि बोलते हैं ना कि अरे भीड़ इकट्ठी हो गई देखने के लिए, तो ये सिर्फ देखने वाले थे। हु वॉज देयर, और उसके बाद देखिए यहाँ कॉमा लगा है विद हिज एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज क्या होता है, इस इमेज को देखिए ज़रा ध्यान से। एप्रेंटाइज में ये मास्टर है और जो इनके नीचे काम करते हैं उनको बोलते हैं एप्रेंटाइज। ठीक है, जो इनके यहाँ पे इनके यहाँ पे एक छोटू होते हैं, जैसे कि छोटू वर्ड मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। आप पंचर लगवाने जाते हैं टायर का, वहाँ पर एक तो मास्टर जी होते हैं जिनको बोलते हैं उस्ताद जी, और उनके नीचे जो छोटे मैकेनिक काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं छोटू, भाई छोटू यार टायर पंचर लगवा दे, ये कर दे वो कर दे। तो एप्रेंटाइज वो लोग, तो एप्रेंटाइज खड़े हुए थे बहुत सारे, यानी कि जो छोटे काम करते हैं वो लोग खड़े हुए थे, वॉचर्स थे और ब्लैक स्मिथ वगैरह भी खड़े हुए थे, रीडिंग दी बुलेटिन। और जो टाउन हॉल का बुलेटिन बोर्ड था उसको रीड करने के लिए तमाम लोग इकट्ठे हुए हुए थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मेरी तरफ मुड़े उनमें से एक दो लोग, और उन्होंने बोला डोंट गो सो फास्ट बब। कहता है जो लोग थे वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी थी, तो फ्रांस कहता है उन लोगों ने मुझे क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी जल्दी मत भाग बब। बब का क्या मतलब होता है, बब का मतलब होता है, हम बहुत नॉर्मली भाषा में दोस्तों यारों में मजाक में बोलते थे और भी लौंडे क्या हाल चाल है, तो फ्रेंच लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज में बब बोलते हैं लौंडे को। यहाँ मैं लिख तो नहीं सकता बट हाँ आप इसको समझ लीजिए। कहता है कि अरे लड़के लौंडे इतनी जल्दी मत भाग, आराम से जा। आगे यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तेरे पास अब स्कूल जाने के लिए बहुत समय है, भागने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से धीरे धीरे जा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। कहता है कि मुझे लगा यार ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लिए मैं इतना देर हो चुकी है, मुझे इतना लेट हो चुका हूँ, और जब मैं भाग रहा हूँ तो ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, अरे अरे और धीरे जा और आराम से जा, जल्दी किस बात की है, धीरे धीरे जा। तो इस सिचुएशन में वो पड़ जाता है बेचारा। एंड रीच्ड एम हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। कह रहा है फाइनली हमारा बेचारा छोटा सा फ्रांस वो एम हैमिल के गार्डन में पहुंच गया, और उनका गार्डन कुछ इस तरीके से होगा, मैंने इमेज ले ली इंटरनेट से
तो यहाँ पर अब फाइनली हमारा फ्रांस जो है खेलता कूदता भागता हुआ जैसे भी है बेचारा, अब वो फ्रांस जो है हमारा स्कूल पहुंच चुका है, एम हैमिल के स्कूल। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चहल पहल। आप लोग भी जब स्कूल में जाते होगे मॉर्निंग में, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो बच्चे होते हैं आसपास हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके पैरों की आवाज़, बैग रखने की आवाज़, डेस्क की आवाज़ पूरे आसपास माहौल में गूंज रही होती है। आप जब बस से उतरते हैं या स्कूल के गेट में एंटर ही करते हो ना, तभी इतना शोर आ रहा था भाई, आज बच्चे आए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। कहता है कि आम दिनों पर तो हमारे स्कूल में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और बसल का मतलब वही चहल पहल और बहुत ज़्यादा शोर मचना। विच कुड बी हर्ड, और जिसे सुना जा सकता है इन द स्ट्रीट्स, गलियों तक, दूर दूर गलियों तक आवाज़ आती थी कि आज भाई बच्चे स्कूल आए हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ आती है थाड़ थाड़ करते हुए। एंड लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, देखिए यूनिसन वर्ड क्या होता है। जैसे कि छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा, मैम बोलती हैं ए, बच्चे पीछे रिपीट करते हैं ए, फिर मैम बोलती है बी, फिर बच्चे रिपीट करते हैं बी। तो इस वाली टोन को, यानी कि रिपीटिंग टोन को क्या बोलते हैं? यूनिसन। तो मैं एक बारी लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, बच्चे चिल्ला चिल्ला कर लेसन्स पढ़ते हैं। विद अवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कई बार तो ऐसा होता था कि स्कूल में जब वो जाता है फ्रांस, कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था कि अंडरस्टैंड कर सके बेटर वर्ड कि ये बोल क्या रहे हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर्स का जो स्केल मारने का तरीका होता है, ये हम सब जानते हैं, जब बहुत तक तक ऐसे करके आवाज़ आती है, तो हमारे रूलर, या रूलर होता है स्केल, ठीक है, ये रहा स्केल। और जब वो रैप करते हैं, रैपिंग का मतलब है यानी कि जब टेबल पर बहुत ज़ोर से मारते हैं जिससे कि क्लास हमारी शांत हो जाए। मैम होती है ना, डस्टर को पकड़ के या स्केल को पकड़ के जब टेबल पर हिट करती हैं और बोलती हैं क्लास चुप हो जाओ सभी, ऑल द स्टूडेंट्स पे अटेंशन, ये और वो। तो वही सेम सिचुएशन बता रहा है फ्रांस हमारा, कि स्कूल में जब जाते थे तब ये होता था, बट नाउ, पर आज बहुत अलग चीज़ें हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, बड़ी ही अजीब सी शांति है, सब स्टिल, मतलब ऐसा है कि जैसे आज स्कूल ही ना लगा हो। आई हैड काउंटेड ऑन दी commotion to get to my desk without being seen। कह रहा है पर आज भाई सब कुछ स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। बहुत बारी होता है ना, जब आप स्कूल लेट पहुंचते हो तो आपको होता है बस छुपके से किसी की भी शोर की आड़ में, या कोई सामने, कोई आपके सामने स्टूडेंट आ जाए, आप उसके पीछे पीछे निकल जाओ टीचरों की नज़रों में बिना आए, और अपनी डेस्क या अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाओ कैसे तैसे करके। वही सेम काम बेचारा हमारा फ्रांस करना चाह रहा था कि छुप कर कोई भी आवाज़ आए तो शोर में वो चुपचाप अपने पैर तेज़ी तेज़ी से निकाले और क्लास तक पहुंच जाए। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। कह रहा है बट वो दिन इतना अजीब दिन था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि आज संडे की मॉर्निंग हो। इतना क्वाइट था, इतनी ज़्यादा शांति थी उस दिन में। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। कह रहा है जब मैं अपने क्लासरूम में पहुंचा, क्लासरूम के काफ़ी पास पहुंच गया था, और खिड़की से झांक कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स, यानी कि मेरे जो क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, वो सब वहीं बैठे हुए हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर। और ये रे हमारे इस इमेज के हिसाब से एम हैमिल साहब, उनके हाथ में अपना एक आयरन रूलर है, और अंडर हिज आर्म, और वो अपने बाजू में दबाए अपना आयरन रूलर ऊपर से नीचे क्लासरूम में जा रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कह रहा है बस मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, आई हैड, मुझे जाना ही था, टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कह रहा है अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जब आप क्लास में लेट पहुँचते हो तो सारे बच्चों की नज़रें आप पर टिकी होती हैं। बेचारे फ्रांस की भी यही हालत थी
वो कह रहा है यू कैन इमेजिन, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप सोच सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्म आई, और एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ मैं खुद था। बट नथिंग हैपेंड, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, बट जैसे ही दरवाज़ा खोला, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल की नज़र पड़ी मुझ पर, एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। वो कहते हैं कि अरे फ्रांस आओ और अपनी जाकर डेस्क पर बैठो, यानी कि अपनी सीट पर लो, अपने प्लेस पर बैठो, लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कह रहा हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने लगे थे, जल्दी आओ, फटाफट से अपनी आकर सीट पर बैठ जाओ। तो ये चीज़ देखकर फ्रांस को अब तसल्ली मिली होगी अगले पैरा में या नहीं, तो अगले पैरा पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा।